हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज़ चैनल। फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक की सीरीज़ में ये मेरा 4th वीडियो है जो कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन फ्लोटिंग सोलर के प्रोजेक्ट डिज़ाइन पर डिपेंड है। और मैं आपको यहाँ पर दोबारा फिर रिपीट कर दूँ कि ये फ्लोटिंग सोलर के जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मैंने रेफरेंस जो है टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उसकी एक रिपोर्ट थी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक FSPV थर्ड पिलर टू सोलर PV सेक्टर। ये उस रिपोर्ट पर बेसिस है और ये वाला वीडियो तो फुल्ली उसी रिपोर्ट पे ही बेसिस है। जो मेरा जो पहले का जो थर्ड पार्ट है, होप कि आप लोगों ने उसे देखा होगा, जो कि फ्लोटिंग जो पार्ट 1 जो पहला वीडियो था वो फ्लोटिंग सोलर क्या होता है उसके बारे में था। जो सेकंड वीडियो पार्ट 2 था वो बेसिकली क्या एडवांटेजेस और चैलेंजेज हैं फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक को लगाने में, वो उस पर बेसिस था। और जो थर्ड वीडियो है मेरा फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया, बेसिकली ये बहुत इंडिया स्पेसिफिक था कि इंडिया में अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग सोलर के लग गए हैं, क्या पोटेंशियल है और कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है और कौन अंडर टेंडरिंग स्टेज में है। इसके अलावा क्या स्कोप है, मतलब बहुत सारी कंपनियों ने एक अनाउंसमेंट भी कर रखा है तो फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तो जो मेरा तीसरा वीडियो था पार्ट 3 बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक था। जो अभी प्रेजेंट वीडियो है जो पार्ट 4 है, जो कि डिजाइनिंग पे भी है, फ्लोटिंग सोलर के डिजाइनिंग पे बेस है, ये टेक्निकल थोड़ा सा है। और जो पार्ट 5 है प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द फ्लोटिंग सोलर, वो पार्ट 5 है जो इसके बाद आएगा। ये फ्लोटिंग सोलर को जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल्स रखे हैं ये फ्लोटर्स पर रखे हैं, वाटर बॉडीज़ में रखे हुए हैं। और जो सोलर पैनल है ये बेसिकली फ्लोटर्स पे होते हैं। और ये जस्ट फ्लोटिंग सोलर कैसा होता है वो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो पिक्चर 2 है बेसिकली सिमेट्रिक डायग्राम है, ये बताने के लिए कोशिश किया गया है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं फ्लोटर्स पे होते हैं। अब फ्लोटर्स को बेसिकली मूरिंग और एंकरिंग के थ्रू सपोर्ट करते हैं फ्लोटर्स को, चूँकि ये वाटर बॉडीज में होता है। उसके बाद जो पैनल्स हैं वहाँ से DC करंट जनरेट होता है जो कि कंबाइनर बॉक्स में आता है। कंबाइनर बॉक्स के थ्रू फिर हम लोग इन्वर्टर में ले जाते हैं जो कि DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। फर्दर फिर उसके बाद फिर ग्रिड में फेड कर देते हैं। तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिमेट्रिक डायग्राम बनाया हुआ है ये। अब हम आते हैं बेसिकली कि फ्लोटिंग सोलर के जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, मेजर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं डेवलप करने के लिए। अगर हम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इनिशियल साइट असेसमेंट। इसके थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आएगा, जिस वाटर बॉडीज़ में आएगा, उसका जो सरफेस एरिया और वाटर क्वालिटी कितना है, कितना कहाँ तक प्रोजेक्ट आ सकता है। एक इनिशियल साइट असेसमेंट के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर इनिशियल साइट असेसमेंट से अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो उसके बाद हम लोग बाथीमेट्री और हाइड्रोग्राफी सॉइल टेस्टिंग करते हैं। ये प्रोजेक्ट की पूरी ओवरऑल वाइबिलिटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लस एंकरिंग और मोरिंग सिस्टम के लोकेशन और कैसे लग सकता है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये फ्लोटिंग सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि अभी फ्लोटिंग सोलर जो टेक्नोलॉजी है अभी डेवलपिंग फेज में है और इसका इन्वायरमेंट पर क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है नोन नहीं है। इसलिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले इसका स्टडी करवाना ज़रूरी होता है और जो इसमें रिकमेंडेशन होती है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर इसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का अगर रिस्पांस पॉजिटिव रहता है और इफ़ेक्ट बहुत मिनिमम है तो उसके बाद फर्दर हम प्रोजेक्ट डिजाइनिंग पे जाते हैं, जिसमें हम लोग पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन लेआउट करते हैं और क्या स्टैंडर्ड होगा उसको फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के बाद इंस्टॉलेशन कमीशनिंग वाले स्टेज में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये मेजर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फ्लोटिंग सोलर को डेवलप करने के लिए। अब हम 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। इनिशियल साइट असेसमेंट, तो बेसिकली इनिशियल साइट असेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ये है कि GIS बेस्ड असेसमेंट और सेकंड है फील्ड असेसमेंट। तो GIS बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है कि इसके थ्रू जो GIS टूल्स के थ्रू हम लोग जिस वाटर बॉडीज़ पे फ्लोटिंग सोलर आ रहा है तो उसका वाटर सरफेस जो लेवल है वेरिएशन कितना हो सकता है, सीजनल कितना वेरिएशन है, और इसका हिस्टोरिकल डेटा भी हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब पिछले कई सालों में वाटर लेवल का कितना वेरिएशन रहा है, वाटर सरफेस कितना वेरी किया है। प्लस इसके अलावा एग्जैक्ट मतलब वेरिएशन की वजह से वाटर सरफेस हमारा कितना इंटैक्ट रहता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो एक GIS बेस्ड असेसमेंट जो है इसके टूल के थ्रू हम लोग हिस्टोरिकल डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो वाटर सरफेस का एरिया मिनिमम कितना रहता है। इसके बाद हम फील्ड असेसमेंट करते हैं।
फील्ड असेसमेंट का जो पर्पज़ मेन जो ये होता है कि हमें साइट कंडीशन की ग्राउंड रियलिटी को समझना ज़रूरी होता है, और ये विजिट के थ्रू ही द्वारा इस चीज़ को एसेस किया जा सकता है कि जहाँ पर हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, जो वाटर बॉडीज़ पर जिस पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, उस वाटर बॉडीज़ के आसपास नियरेस्ट सब स्टेशन कौन है, ऐसा तो नहीं कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ रहा हो वो, और उसका कोई और वाटर बॉडीज़ का कुछ और पर्पज़ तो नहीं है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वाटर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आसपास कोई बिल्डिंग्स तो नहीं है जिसका शेडिंग इफेक्ट मतलब आ रहा हो, शेडो एरिया आ रहा हो, और जहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वाटर बॉडीज़ के तो आसपास कितना स्पेस है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं फील्ड विजिट करने के बाद ही किया जा सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले तो हम हिस्टोरिकल डेटा पता करने की कोशिश करते हैं जीआईएस बेस्ड टूल के थ्रू कि क्या है, उसके बाद हम फील्ड विजिट करवाते हैं इंजीनियर्स को। उसके बाद ये सारा विजिट करने के बाद अगर सब कुछ रहता है तो मेन इसका पर्पज़ यही होता है कि जो इनिशियल साइट को पूरा एसेस कर सकें और हम प्रॉपर एस्टिमेट कर सकें कि कितना सूटेबल एरिया फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक लगाने के लिए, और उस वाटर क्वालिटी क्या है, रिजर्वायर और पॉन्ड की क्या वाटर क्वालिटी है। तो जैसे इसमें बताया कि इनिशियल साइट असेसमेंट असिस्ट इन एस्टिमेटिंग अ सूटेबल एरिया फॉर एफएसपीवी इंस्टॉलेशन एंड वाटर क्वालिटी ऑफ रिजर्वायर पॉन्ड लगून। तो ये हमारा इनिशियल साइट असेसमेंट का आउटपुट रहता है। इसके बाद अगर आउटपुट सही है, प्रोजेक्ट लगता है कि फिजिबिलिटी है, यहाँ पर प्रोजेक्ट आ सकता है, तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाथीमेट्री, हाइड्रोग्राफी टेस्ट करवाना, फिर सॉइल टेस्टिंग करवाना। तो अब हम बाथीमेट्री की बात करते हैं। तो बाथीमेट्री जो सर्वे होता है, बेसिकली ये वाटर बॉडी के डेप्थ को एस्टिमेट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, और इसका जो बाथीमेट्री टेस्ट है ये बेसिकली अंडर वाटर जियोग्राफी को समझने में, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडीज़ का अंडर वाटर जियोग्राफी क्या है उसको समझने में बहुत आसानी होता है। और इसमें जो बाथोमेट्री के जो टेस्ट करते हैं, बहुत सारे मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मल्टी बीम, सिंगल बीम, सब बॉटम प्रोफाइलर्स, इको मैपर, ऑटोनॉमस अंडर व्हीकल, एकॉस्टिक डॉपलर, करंट प्रोफाइलर, तो बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व हैं। ये बेसिकली बाथोमेट्री टेस्ट है। और नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफी टेस्ट। तो हाइड्रोग्राफी जो टेस्ट होता है, ये जो सर्वे करवाते हैं बेसिकली, ये बेसिकली फिजिकल फीचर्स क्या है, मतलब जो अंडर वाटर की जो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए फिजिकल फीचर्स क्या है, उसके लिए हम लोग हाइड्रोग्राफी टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि मतलब नेविगेशंस क्या है, अंडर वाटर नेविगेशंस क्या है, एक्यूरेट क्या पोजीशन है, क्या हिल्स की डिपिक्शन है वाटर बॉडीज़ की, तो ये हाइड्रोग्राफी के थ्रू टेस्ट करवाते हैं। तो जो बाथोमेट्री और हाइड्रोग्राफी की जो हम टेस्ट बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जो दोनों सर्वे होता है, ये वाटर बेड के टोपोग्राफी को समझने में बहुत ज़रूरी होता है, और वाटर के अंडर कौन सा बेड क्रॉप आउटक्रॉप का है, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं बेड लेवल में, और एंकरिंग और मोरिंग सिस्टम के लिए क्या ऑप्टिमम लोकेशंस हो सकती हैं, ये दोनों टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, और जो दोनों टेस्ट करने में करीब 1 वीक से 2 वीक्स टाइम लगता है ये, और इसमें काफ़ी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जो दोनों टेस्ट होता है, ये जो दोनों स्टेट है, जो बाथोमेट्री और हाइड्रोग्राफी जो टेस्ट होता है, ये ओवरऑल टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की क्या वायबिलिटी है उसको जज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम प्रॉपर टेस्ट नहीं करेंगे तो मे बी ये फ्यूचर में जो है प्लांट को मतलब काफ़ी डैमेज हो सकता है। अगर सही से अगर स्टडी नहीं किया, उसके हिसाब से अगर मोरिंग और केबलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं लगा, तो ये डैमेज हो सकता है फ्यूचर में। जैसा कि इसमें बताया कि बोथ सर्वेज आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द टोपोग्राफी ऑफ द वाटर बेड, ऑप्टिमम लोकेशन फॉर प्लेसिंग एंकर्स एंड मोरिंग फॉर द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज वाइटल टू जज द ओवरऑल टेक्नो कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें एक जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इसमें एक बहुत तीसरा जो टेस्ट होता है वो सॉइल टेस्टिंग का होता है। और सॉइल टेस्टिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी होता है। इसका जो मेन पर्पज़ होता है सॉइल टेस्टिंग का, ये आपका एंकरिंग सिस्टम के लिए, एंकरिंग सिस्टम किस टाइप का डिज़ाइन और बनाया जा सके, क्या टाइप हो सकता है, उसके लिए ये सॉइल टेस्टिंग करते हैं इसमें। और ये सॉइल टेस्टिंग जो करते हैं, इसका जो इसमें रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो मेजर होता है उसमें क्या नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, क्या बल्क डेंसिटी, डाई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब सॉइल टेस्टिंग के थ्रू हम लोग पता करते हैं, सो दैट कि जो हम लोग
एंकरिंग सिस्टम लगा रहे हैं उसको प्रॉपर कर सकें, और इसी पे डिपेंड करता है ये सॉइल टेस्टिंग पे ही। नेक्स्ट है इसमें इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जैसा कि दो हमारा एक स्टेप हो गया, एक तो ये कि फर्स्ट जो इनिशियल साइट असेसमेंट उसका अगर पॉजिटिव आता तो हमने बायोमेट्री और हाइड्रोग्राफी टेस्ट करवाते हैं। अगर इसका भी एक फिजिबिलिटी निकल के आ जाती है तो फिर थर्ड आता है इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, और हम सभी जानते हैं कि जो अभी जो लार्ज स्केल जो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक जो हम लोग प्लांट यूज कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी पर, तो ये अभी भी बहुत हमें नहीं पता है, डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं लगे हैं। और जो प्लांट होता है कंटिन्यूसली ये वाटर को एक्सपोज होता है ये, और जो वाटर बॉडीज होती है ये इसका बहुत ही सोशियो इकोनॉमिक यूज है। और जैसे कि बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़िशिंग के लिए यूज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बहुत ही साइट स्पेसिफिक होता है ये। इसलिए इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट स्टडी जो है, असेसमेंट है, ESIA जो है, स्टडी करवाना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट कि इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है वाटर बॉडीज़ पे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसकी सूटेबिलिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ESI का अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता तभी हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, और इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी होती हैं कि आप प्रोजेक्ट अगर लगा रहे हैं तो आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, चाहे आप ऐसे फॉलो करेंगे, तो उसको रिपोर्ट को मतलब उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ESI से क्लियरेंसेस आती है उसके बाद ही हम नेक्स्ट डिज़ाइन पे जाते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पर जाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट डिजाइनिंग वाले पार्ट पे होता है ये। अब प्रोजेक्ट डिज़ाइन में भी अगर हम जाते हैं तो उसको मेनली 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। वो कंपोनेंट कौन कौन से मैं पहले ही दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो कंपोनेंट है बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डेटा है, सेकंड कंपोनेंट वाटर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, और थर्ड है सिमुलेशन। तो जो मेट्रोलॉजिकल डाटा की बात कर रहे हैं, ये मेट्रोलॉजिकल डाटा से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोकल रिसोर्स जो लोकल रिसोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। और जो मेट्रोलॉजिकल डाटा में जो हम लोग डेटा की बात करते हैं बेसिकली उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन, विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, वेव हाइट, एम्पलीट्यूड, ह्यूमिडिटी, एम्बिएंट टेम्परेचर, रेनफॉल, ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डाटा के पार्ट होते हैं। तो इसको कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं वाटर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो जो वाटर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही क्रूशियल होता है, और ख़ास करके एंकरिंग और मूरिंग सिस्टम को सेलेक्ट करने के लिए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कैसा हो सकता है इसके लिए समझने के लिए, क्योंकि ये वाटर किस टाइप का वाटर है और कहाँ पर किस टाइप से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आ सकते हैं, केबल को किस टाइप से केबल को हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन पे क्या हो सकता है वाटर का। तो इसलिए वाटर क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसलिए थारो इन्वेस्टिगेशन वाटर क्वालिटी का करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह से सैंपल लें, ऐसा नहीं है, हमें मल्टीपल पॉइंट से सैंपल लेना होता है। और वाटर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे कि वाटर का क्या pH है, टर्बिडिटी, सैलिनिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड लेवल क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है, ये सब वाटर क्वालिटी के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सिमुलेशन। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि PVSIST, हेलियोस्कोप, एनेसिस, ओरका फ्लेक्स, CFD। ये बेसिकली पूरे प्लांट की डिज़ाइन को लेआउट बनाने में, पैनल्स का क्या एंगल हो सकता है, मतलब एंगल ऑफ टिल्ट, प्लॉट साइज़ क्या हम बना सकते हैं, एंकरिंग और मूरिंग लाइंस का क्या डिजाइनिंग हो सकता है, इन्वर्टर कहाँ हम रखेंगे, प्लांट की कैपेसिटी क्या हो सकती है, बैलेंस ऑफ सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट हो गए डिज़ाइन में। अब जैसे डिजाइनिंग का पार्ट ही हो गया एंगल ऑफ टिल्ट। तो एंगल ऑफ टिल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक, क्योंकि मतलब अगर हम लोग इनकरेक्ट एंगल रखते हैं अगर पैनल्स का, तो क्या होता है कि पूरा जो विंड होता है बेसिकली एक फोर्स लगता है, ड्रैग फोर्स जिसको बोलते हैं, जो पैनल्स पे लगता है। और तो अगर इनकरेक्ट एंगल है तो ये क्या कर सकता है, पूरे प्लांट को डैमेज कर सकता है, मतलब पूरे प्लांट को डैमेज। तो इसलिए एंगल ऑफ टिल्ट बहुत ज़रूरी है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है।
क्योंकि अगर मैंने पहले बताया कि अगर जहाँ भी कुछ एंगल ऑफ टिल्ट अगर गलत हो सकता है तो हाई मतलब ड्रैग फोर्स ज़्यादा लग सकता है और पूरे डैमेज कर सकता है प्लांट को। और इसलिए एंगल ऑफ टिल्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे आपके डेटा हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट से डिज़ाइन करने के बाद इस रिपोर्ट में ऐसा मेंशन है कि अगर विंड की स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो वहाँ पर एंगल ऑफ टिल्ट 5 डिग्री रखना होता है। और अगर थोड़ा सा और कम है, मान लीजिए 25 मीटर से 35 मीटर पर सेकेंड के बीच में, तो वहाँ पर एंगल ऑफ टिल्ट 10 डिग्री रखते हैं। और अगर लेस देन 25 मीटर पर सेकेंड है तो वहाँ पर एंगल ऑफ टिल्ट 15 डिग्री रख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स। तो ये क्या है बेसिकली, पूरे प्लांट पर कितना फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, ये उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। और इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसको CFD सिमुलेशंस बोलते हैं। उसके थ्रू हम लोग पूरे जो प्लांट साइज है, पूरे प्लांट पर कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है, उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एंकरिंग एंड मूरिंग लाइंस। तो ये हमने एक्चुअली एंगल ऑफ टिल्ट डिसाइड कर लिया कि कितना एंगल ऑफ टिल्ट होगा। फिर उसके बाद प्लांट साइज़ क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट साइज़ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हमने ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फिर सिमुलेशन के थ्रू ये एक पॉइंट्स पर एंकरिंग मूरिंग लाइंस पर कितना हमारा फोर्स इंड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे ओरका, फ्लेक्स, एनसिस एक्सेट्रा, जो कि पूरे मूरिंग और एंकरिंग मूरिंग लाइंस पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्पांस एम्पलीट्यूड ऑपरेटर। तो जो रिस्पांस एम्पलीट्यूड ऑपरेटर है बेसिकली ये एक मेथड है जिसके थ्रू फ्लोटिंग स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स पर वेव एक्शन का क्या इफेक्ट है, रिस्पांस क्या है जो वेव एक्शन के थ्रू फोर्स लगता है, उसको रिस्पांस एम्पलीट्यूड ऑपरेटर के थ्रू ही हम लोग पता करते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है कि जो एक्चुअली फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को मूरिंग रोप के थ्रू हम लोग एंकरिंग से टाइट किए रहते हैं, बांधे रहते हैं। तो इस रिस्पांस के थ्रू हमारी जो मूरिंग वायर जो यूज़ करते हैं, तो किस क्वालिटी की मूरिंग वायर होनी चाहिए और कितना फोर्स, वो कितना टेंशन सस्टेन कर सकता है, इसके लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है रिस्पांस एम्पलीट्यूड ऑपरेटर। मूरिंग जो वायर्स होते हैं, मूरिंग वायर्स जो होता है उसके लिए पर्टिकुलर। मेजरिंग एंड लोड एंड इस कंपेरिजन विथ सेफ लोड। तो ये सारे डिजाइनिंग करने के बाद हम लोग हर पॉइंट्स पे क्या करते हैं कि डिफरेंट लोड्स को मेजर करते हैं। और डिफरेंट लोड्स को मेजर करने के बाद एक अगर विद इन परमिसिबल लिमिट है, जो लोड है विद इन परमिसिबल लिमिट है, सेफ लोड के अंतर है, तो फिर ठीक है। अगर सेफ लोड नहीं होता तो फिर दोबारा हम लोग पूरे प्लांट को फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर रीडिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि सेफ लोड में आना ज़रूरी है। इसके बाद ये सारे डिजाइनिंग पार्ट्स आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन कमीशनिंग पार्ट पे आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन कमीशनिंग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है साइट प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन, सेकंड है इंस्टॉलेशन और थर्ड है कमीशनिंग। तो अगर हम लोग साइट प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो साइट प्रिपरेशन और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें मेनली जो सिविल वर्क्स इन्वॉल्व होता है, जो फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिविल वर्क्स होता है। सिविल वर्क्स में रिलेटेड इसमें बेसिकली क्या है, जो ग्रेडिंग लेवलिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लोटर्स यूज़ करते हैं, फ्लोटर्स के लिए हम लोग एंकरिंग मूरिंग लाइन्स यूज़ करते हैं, तो ग्रेडिंग और लेवलिंग यूज़ करते हैं। फिर एक्सकेवेटिंग द फाउंडेशन फॉर मूरिंग एंड एंकरिंग, और डेडिकेटेड हम लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं बनाने के, फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद फिर लॉन्च करते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को वाटर में। ये सब हमारा फर्स्ट स्टेज है साइट प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉलेशन जो होता है साइट प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद ही करते हैं, और इसमें जो इंक्लूड होता है बेसिकली, इसमें बहुत सारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ करके पूरा मेन बड़ा सा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। फिर उसके बाद फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर PV पैनल्स को हम लोग लगाते हैं। फिर उसके बाद केबल्स को कनेक्ट करते हैं, इन्वर्टर, ट्रांसमिशन लाइन। तो ये सब बेसिकली इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस में आ जाता है। और चूँकि हम जानते हैं कि जो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक है ये वाटर बॉडीज़ पे है, तो इसलिए हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, विंड ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बार बार ये इसके थ्रू मतलब ये रिकमेंडेशन बार बार ये होता है कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, जो भी अदर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर, केबल जो भी यूज़ कर रहे हैं, इसको आप प्रॉपरली यूज़ करें।
अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स की लाइफ हम 25 ईयर्स बात कर रहे हैं, तो 25 ईयर्स लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो अगर हम लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो मे बी कि ये इतना लॉन्ग टर्म सस्टेन ना कर पाए। उसके बाद फिर हम फर्दर आ जाते हैं कमीशनिंग पे। तो अगर हम लोग कमीशनिंग की बात करते हैं तो कमीशनिंग का मतलब ये है कि पूरा प्लांट फिर फर्दर इंस्टॉलेशन के बाद फिर कमीशन कर देते हैं, सो दैट कि जो पावर है पूरे ग्रिड में चली जाए। इसके बाद एक जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया है कि जो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक है ये वाटर बॉडीज़ में हम लोग डिप्लॉय करते हैं, और वही है जैसे मैंने बताया कि हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये रहता है, इसलिए एक रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स और प्रॉपर क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग प्रॉपर क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता है ये, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में है ये। तो बार बार इस चीज़ को, और ये इसलिए सेकंड इसका ये है कि ये वाटर क्वालिटीज़ को भी डिग्रेड ना करे, क्योंकि दोनों साइड से वाटर की वजह से हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन है। सेकंड साइड ये है कि अगर हम लोग फ्लोटर्स यूज़ कर रहे हैं और भी जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाटर बॉडीज़ को भी ज़्यादा हार्मफुल ना करे, डिग्रेड ना करे वाटर क्वालिटीज़ को, क्योंकि जिससे कि लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट आ जाए। तो दोनों साइड्स, इसलिए प्रॉपर क्वालिटी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार ये रिकमेंड किया जाता है कि आप टेक्निकल जो भी स्टैंडर्ड जो मेजर कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टेइक सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको आप प्रॉपर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो भी प्रॉपर अगर हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स की बात करते हैं, जो भी आईएसी स्टैंडर्ड्स है उसको ज़रूर फॉलो करिए। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और फ्लोटर्स के लिए बहुत सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें ASTM ISO स्टैंडर्ड्स होता है। इन सबको आप ज़रूर फॉलो करिए। इन्वर्टर्स हैं, पावर कंडीशनर्स हैं, केबल है, अर्थिंग है, अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे स्विचेज, सर्किट ब्रेकर्स, कनेक्टर, जंक्शन बॉक्सेस। इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बार बार ये रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, जैसे डिज़ाइन ऑफ फ्लोटर्स। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लोटर्स के लिए यहाँ पर ये बताया कि जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, it must be an UV stabilized and should be manufactured from the appropriate thermoplastic having good environmental stress crack resistance such that कि floating platform can withstand a minimum operational period of 25 years। बार बार ये है कि 25 साल तक हम इसको स्टैंड कर रहे हैं, और इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी डिसकलरेशन। अगर हम लोग फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, और ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है इट शुड बी केमिकली रेजिस्टेंस to acid, lye, petrol, mineral oil, and most importantly it should not contaminate the water body in the any condition of its lifetime। ये वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब ना करे, बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस किया जा रहा है ये। एडिशनली ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म when deployed in water bodies containing जैसे raw water should be designed in a manner such that it does not restrict the process of gas exchange across the air water interface। This is why voids of appropriate size must be provided and should be made an integral part of the floating platform design। Materials of floaters बता ही दिया मैंने कि इसमें क्या ऐसा तो ना डिज़ाइन करें कि जिसकी वजह से O&M और क्लीनिंग ऑफ PV मॉड्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जो हम लोग 25 साल की लाइफ है, इसमें O&M करना ज़रूरी है। इसलिए जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लोग डिज़ाइन करते हैं, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ज़रूर डिज़ाइन करें, क्योंकि मैन पावर रेगुलरली डिप्लॉयड हो सकती है, पैनल को क्लीन करना पड़ सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको अटेंड करना पड़ सकता है। इसलिए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइक्लेबल जो भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं और भी जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि एक लाइफ टाइम के बाद इसको दोबारा रिसाइकल किया जा सके। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंकरिंग और मूरिंग सिस्टम का डिज़ाइन करना, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो इसको प्रिसाइजली और अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और केबल और कनेक्टर्स की गुड क्वालिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि वही है वाटर बॉडीज़ में प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्श वेदर कंडीशंस को सस्टेन करना है और ये कि लाइफ भी इसकी ज़्यादा रखनी है। तो इसलिए अच्छे केबल और कनेक्टर को यूज़ करना ज़रूरी है। तो
होप दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर इस फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।